तो मौर्य काल चल रहा था अपना। मौर्य काल में कितने राजा पढ़ने हैं अपनों ने? 3। मौर्य काल में अपनों ने राजा पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं 3। और कल आपको ये भी याद कराया था कि हर एक वंश में भी कितने थे? 3 ही थे। हर एक वंश में भी 3 थे, मौर्य काल में भी 3 है। हर एक वंश में 3 की हमने ट्रिक याद की थी, बाऊ, BAU, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदाइन। कई बार बिंबिसार और बिंदुसार के नाम में बहुत कंफ्यूजन होती है। बिंबिसार हर एक वंश का राजा था और बिंदुसार मौर्य वंश का राजा था। मौर्य वंश के 3 राजाओं की याद करने की ट्रिक ABC उल्टी बोलना। ठीक है, इसको उल्टा करके भी लिखना है, CBA। C फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, B फॉर बिंदुसार, A फॉर अशोक। 3 याद करने हैं। अंतिम राजा वृहद्रथ होगा इसका 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, मौर्य काल स्टार्ट कहां से होता है? 322 ईसा पूर्व में। खत्म कहां पर होता है? 185 की बुकों में 184 भी लिखा होता है ईसा पूर्व में। अंतिम राजा वृहद्रथ। मुख्य हमने 3 ही पढ़नी है, सम्राट अशोक तक। सम्राट अशोक का शासन कब तक रहेगा? 232 ईसा पूर्व तक। 232 ईसा, ये करना है। क्लियर है? जिनमें से कल की क्लास में हमने कौन सा कर लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य कर लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा सा रिवीजन कर ले चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, सबसे पहले तो ये किस जाति के थे? तो इन्हें वृषल जाति का भी माना गया। किस बुक में इसके लिए वृषल शब्द यूज किया गया है? मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है? विशाख दत्त किसके द्वारा रचित है? और ये भारतीय इतिहास की पहली जासूसी उपन्यास है। इसके अंदर इनको वृषल कहा गया। ब्राह्मण साहित्य में इन्हें निम्न कुल का कहा गया। ये लोग चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक है, चाहे अपने बिंदुसार है, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत ज्यादा मानने लग गए थे। इसलिए उन बुकों के अंदर इन्होंने फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म को पैसा भी बहुत दिया था, उनके स्तूप वगैरह बनवाए थे, उनके मठ वगैरह बनवाए थे। तो इसलिए उन ग्रंथों के अंदर इनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर अच्छा क्षत्रिय माना गया है। तो बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ दीपवंश और महावंश, इनमें इसको शाक्य कुल का क्या माना गया है? क्षत्रिय माना गया है, क्षत्रिय माना गया। लेकिन जो मुद्रा राक्षस बुक है विशाख दत्त की, इसमें इसके लिए वृषल शब्द है। ब्राह्मण साहित्य, इनके अंदर इसके लिए क्या यूज किया गया है? निम्न कुल का। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे, किस कुल के थे, उसके लिए अभी भी मतभेद रहता है। तो आप देखो, आप जिस धर्म को ज्यादा मानोगे वो तो आपकी बड़ाई करेगा ही करेगा। अभी ये लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत मानते थे। अभी अपने चंद्रगुप्त मौर्य ये किस धर्म को ज्यादा मानते हैं? अंत में क्या करेगा? भद्र सार के कहने पर जैन धर्म को मानेगा और अंत में जाकर अपने श्रवण बेलागोला में जाकर सलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग देगा। इसका जो बेटा होगा बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय भी किससे निकला है? जैन संप्रदाय से। महावीर स्वामी का शिष्य था ना मखमली गोसाल, उसने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो बिंदुसार उसको मानेगा। और जो बेटा होगा उसका भी अशोक, वो बौद्ध धर्म को मानेगा। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनको क्या माना गया है? क्षत्रिय माना गया है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है इसमें इसको क्या माना गया है? निम्न कुल का माना गया है। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 2 सन आपने याद रखने हैं, एक तो 322 ईसा पूर्व और एक 305 ईसा पूर्व, और एक आप 298 ईसा पूर्व याद कर लेना। ये 3 आप सन याद कर लेना। और सन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कालक्रम देखा जाए, मौर्य काल जो है कालक्रम और तिथि अंकन के हिसाब से, तिथि अंकन के अनुसार भारतीय इतिहास का पहला वंश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इससे पहले मैंने आपको जो भी कराया इसको, तो वहां पे एक एग्जैक्ट डेटें नहीं पढ़ने को मिलती अपने को। इससे पहले चाहे आपको मैंने सिंधु सभ्यता में क्या पढ़ते हैं? सिंधु सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। बस कब कब क्या क्या घटनाएं हुई कुछ सन के अकॉर्डिंग अपने पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी।
यही पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। तो उसमें एग्जैक्ट किस सन में क्या घटना हुई पढ़ते हैं अपने, सीधा ये पढ़ देते हैं 1500 से 600। उसके बाद हर्यक वंश या नंद वंश जो भी पढ़ा, एग्जैक्ट डेट्स नहीं पढ़ने को मिलती। ठीक है, इतना पढ़ने को मिलता है कि स्टार्ट कब हुआ और खत्म कब हुआ, लेकिन एग्जैक्ट डेट्स में कौन सी घटना कौन से सन में हुई वो हमें एग्जैक्ट पढ़ने को नहीं मिलती। लेकिन मौर्य काल में जो घटनाएं हैं वो लगभग हमें उसके सन प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कब अटैक किया था, नंद वंश के राजा घनानंद पर। सैल्यूकस निकेटर से कब युद्ध हुआ था, गरबार कब त्यागा था। इसके बाद बिंदुसार कब बैठेगा, 298 से 273 ईसा पूर्व। फिर अशोक के भी सन मिलते हैं कि अशोक 269 ईसा पूर्व में अपना कराऊंगा जब आपको विधिवत अपना राज्याभिषेक कराता है। 261 ईसा पूर्व में वो कलिंग पर आक्रमण करता है। सन के अकॉर्डिंग चीजें मिलती हैं। तो देखा जाए तो काल कर्म और तिथि अंकन के हिसाब से मौर्य काल अपना भारतीय इतिहास का पहला वंश माना जाता है, पहला वंश माना जाता है। आ रही बात समझ आपको? ओके। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी, मौर्य वंश की नींव रखी थी। 305 ईसा पूर्व में इसका युद्ध किससे हुआ था, सेल्यूकस निकेटर से हुआ था और इसको जीत लिया था। तो इस हिसाब से भी देखा जाए ये भी आपके फैक्ट बनते हैं। पहला विदेशी आक्रमण, पहले विदेशियों से युद्ध करके उनको जीतना, विदेशियों के साथ युद्ध, विदेशियों के साथ युद्ध, विदेशियों के साथ युद्ध के मामले में भी मौर्य काल भारतीय इतिहास का पहला वंश है। विदेशियों के साथ युद्ध करने के हिसाब से भी मौर्य काल भारतीय इतिहास का, अंतर्राष्ट्रीय शादी करने के हिसाब से भी, इंटरनेशनल मैरिज के हिसाब से भी मौर्य वंश भारतीय इतिहास का पहला वंश है। आ रही है बात समझ, क्या नहीं आ रही आपको? ओके। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलना या जिसे कार्नेलिया भी कहते हैं, ये फैक्ट बार बार पढ़ना, याद हो जाएंगे। इसकी शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। साथ में क्या दे दिए, 4 शहर दे दिए, काबुल, कंदार, हेरात, मकरान, बलूचिस्तान वाला एरिया। साथ में क्या दे दिया, एक राजदूत दे दिया, मैगस्थनीज दे दिया। उसने क्या दे दिया बदले में, 500 हाथी दे दिए। अब जो मैगस्थनीज था, उस मैगस्थनीज था उसने इधर आकर क्या किया, एक बुक लिखी, बुक का नाम इंडिगो भी मिल जाता है, इंडिका भी मिल जाता है, इंडिका आता है वैसे, इंडिका। इसमें भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है, ऐसे करके बार बार बोलना, याद हो गया। और क्या, 7 भागों में बांटा, दार्शनिक, पशुपालन, व्यापारी, श्रमिक, योद्धा, मंत्री, क्या रहेगा, किसान, 7 भागों में बांटा। ठीक है, इसका साथ देने वाला बंदा कौन था, चाणक्य, यानी कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, विष्णु गुप्त भी कहते हैं, इसने इसका साथ दिया। इसकी बुक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। बुक थी किस चीज की, राजनीति की, पॉलिटिकल की बुक थी। इसे भारत का क्या कहा जाता है, मैकियावली कहा जाता है। मैकियावली कहां का था, जसीमपुर का तो नहीं था, इटली का था क्या, निकोलो मैकियावली। उसकी बुक का नाम क्या था, द प्रिंस। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों की बात की गई है, संथार और संचरा, संस्था और संचरा, जो घूम घूम के इतिहास बताते हैं, गुप्त सूचनाएं बताते हैं, उसको संस्था कहा जाता है। जो एक ही जगह पर जो एक ही जगह पर रह के सारा बातें बताते हैं, राजा को गुप्त सूचनाएं देते हैं, उन्हें संस्था। जो एक जगह से दूसरी जगह जाके गुप्त सूचनाएं राजा को पहुंचाते हैं, उन्हें संचरा। 2 बार इस बुक का ट्रांसलेशन हो चुके, देवनागरी संस्कृत में और एक इंग्लिश में, 1909 और 1915 में। शीर्ष अधिकारियों को कौटिल्य ने क्या बोला है, तीर्थ। इस बुक में अधिकरण कितने हैं, 15, प्रकरण कितने हैं, 180। रट क्या है गुरु अच्छे से हर चीज। ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के पहले राजा हैं जो दक्षिण भारत को भी जीता था, दक्षिण भारत पे भी आक्रमण किया था। जूनागढ़ अभिलेख मिलता है अपने को, कहां पर है जूनागढ़, गुजरात में। क्या लिखा है कि उन्होंने वहां पे क्या बनाई थी, झील, कौन सी, सुदर्शनगढ़ झील इसने बनवाई थी। उसका विस्तार इसके पोते अशोक ने किया था। और वो कहते हैं कि रुद्रदामन जिसने वो अभिलेख लिखवाया है, वो कहते हैं मैंने इसका पुण्य निर्माण कराया था। और उसके बाद स्कंदगुप्त आएगा एक राजा, गुप्त वंश का राजा,
वो भी इसका पुण्य निर्माण कराएगा, मरम्मत वगैरह वो भी कराएगा। तो मरम्मत कराने वाले कितने जने थे? 2 थे। एक तो रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत कराई थी, एक हम गुप्त वंश पढ़ेंगे, गुप्त वंश। गुप्त वंश में एक राजा पढ़ेंगे स्कंद गुप्त, एक समुद्र गुप्त भी होगा और एक होगा स्कंद गुप्त। मौर्य काल के बाद वही पढ़ना आप लोगों ने। स्कंद गुप्त ने इसका क्या कराया था? मरम्मत उसने भी कराई थी। तो सुदर्शनगढ़ जिले याद करना, गुजरात में है, सौराष्ट्र नामक जगह पे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक 2 जनों का नाम मिलता है। तो ये सारी बातें हमने कल की क्लास में कर ली थी। आज की क्लास करें स्टार्ट। आज की क्लास में क्या पढ़ना है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। बिंदुसार, अब बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि जो अब बिंदुसार के ऊपर से कई कहानियां से निकल निकल कर आती है। तो एक ये कहानी निकल कर आती है कि जब बिंदुसार अपनी माता दुर्दरा, पिता का नाम फादर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य मत कह देना, आवाज आई थी मेरे को थोड़ी सी, कर दिमाग इधर उधर चला जाता है ना। मदर दुर्दरा। कहते हैं जब बिंदुसार अपनी माता के पेट में था तो चाणक्य क्या करता था? रोज दुर्दरा के खाने में हल्का हल्का जहर डाल देता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो चाणक्य था और वो बहुत दूर तक सोचता था कि आने वाले समय में जब चंद्रगुप्त मौर्य बूढ़ा हो जाएगा तो गद्दी पर तो कौन बैठेगा? इसका होने वाला बेटा ही बैठेगा, उत्तराधिकारी। तो वो भी लंबे, जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य लंबा शासन चलाएगा उस प्रकार से उसका बेटा भी लंबे समय तक शासन चलाए और उसको कोई भी मार ना पाए, उसका दुश्मन ना मार पाए। इतनी लंबी सोच हुआ करती थी चाणक्य की। उस समय हमला करने का एक सबसे बढ़िया कारण, अच्छा कारण, तकड़ा कारण क्या रहा करता था कि जो राजा होते थे उनके पास सुंदर सुंदर कन्याएं भेज दी जाती थी। उन कन्याओं में कुछ विष कन्याएं भी होती थी जिनके अंदर विष होता था। जब भी राजा उससे संबंध बनाने लगता था तो विष कन्या उसको डस लेती थी और राजा मर जाता था। तो होने वाला बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का होने वाला बेटा भी कहीं इस चक्कर में ना फंस जाए, तो उसके लिए उसने पहले इंतजाम कर दिया था। चाणक्य ने क्या इंतजाम किया था? जब वो अपने माता के पेट में था तो रोज उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला देता था कि उसकी बॉडी उसको ऑब्जर्व करने लग जाए। जब उसको आदत पड़ जाएगी रोज थोड़ा 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 जहर खाने की, फिर उसकी मात्रा भी वो बढ़ाता रहता था और उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई विष कन्या हमला करेगी तो उस पर असर नहीं होगा। ठीक है। यह भी कहा जाता है कि जब अपनी माता के पेट में था, कहानी सुनने को सही है गलत है, जब उसको रोज थोड़ा थोड़ा जहर देता था खाने में तो एक बार उसकी मां की तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है। फिर जल्दी से उसके माता का चेहरा वो फाड़ता है। चाणक्य एक वो लेकर आता है, जैसे खंजर कह लो, जल्दी से उसको फाड़ता है क्योंकि उसको किसकी चिंता थी? उसकी मां की चिंता नहीं थी, उसको होने वाले सम्राट की चिंता थी। वो उसको पेट से निकालता है, बकरी लेकर आता है, बकरी के पेट, क्योंकि बच्चा जब तक उसको अंदर से गर्माइश नहीं मिलेगी मां की तब तक वो बाहर तो है ना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बकरी के पेट में बच्चे को रख देते हैं और माता वो जहर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। रोज बकरी लाई जाती थी, उसको फाड़ा जाता था, उसके पेट में उसको रखा जाता था गर्माइश देने के लिए। इसलिए बिंदुसार को कहा जाता है पहला सिजेरियन सम्राट। अभी रियल है या आर्टिफिशियल है सुनने को मिलता है, सुनने को मिलता आपको सुना दिया गया। ठीक है। इसको भारत का पहला सिजेरियन सम्राट कहा जाता है। ऑपरेशन सिजेरियन शब्द औरतों को पता होता है, पहला जो ऑपरेशन से जो बच्चा पैदा होता है। ठीक है। पहला सिजेरियन सम्राट जो ऑपरेशन से पैदा हुआ हो। क्लियर है कंसेप्ट? समझ आ गया? ओके नेक्स्ट। अब इसके कुछ उपाधियां भी पढ़ने को मिलती हैं, या आप कह सकते हो कि इसको अलग अलग नाम सुनने को मिलते हैं, इसके अलग अलग नाम पढ़ने को मिलते हैं। इसे यूनानी लेखकों ने, क्योंकि उस समय मैंने आपको कई बार बताया कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। दूसरा आक्रमण किसने किया था? तो यूनानियों का इधर आना जाना लगा रहता था। तो यूनानी जो इतिहासकार होते थे उन्होंने भी हमारा इतिहास लिखा है, यूनानी इतिहासकारों ने भी हमारा इतिहास लिखा है। तो ये जो यूनानी लेखक हुआ करते थे उन्होंने इसको बोला अमित्रघात।
अमित्र घात, जिसका कोई भी दुश्मन नहीं रहा, जिसका कोई मित्र नहीं रहा, वो कैसे? मित्र घात होता तो जिसका कोई मित्र ना रहा, ये क्या है? अमित्र। अमित्र का मतलब शत्रु। अमित्र किसको कहते हैं? जो आपका मित्र नहीं है। घात यानी उस पर हमला करना, उनका नाश करना। अपने सारे दुश्मनों का नाश करने वाला कौन है? बिंदुसार है। यूनानी लेखकों ने इसको क्या बोले है? अमित्र घात बोले हैं। वायु पुराण जो ग्रंथ वो है, 18 प्रकार के पुराण नहीं थे? शिव पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, 18 पुराण है ना। उपनिषद कितने हैं? वेद कितने हैं? 4। वायु पुराण कितने हैं? 18। उनमें से एक कौन है? वायु पुराण। वायु पुराण में इसका नाम है भद्रसार। क्या है? जैनियों के ग्रंथ, जैनों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जैन धर्म के लोगों ने, उसमें इसको कहा गया है सिंहसेन, सिंहसेन। चिन्नी ग्रंथ, चिन्नी ग्रंथों में इसको कहा गया बिंदुपाल, बिंदुपाल। यूनानी लेखकों ने क्या कहा? अमित्र घात। वायु पुराण में क्या कहा गया? भद्रसार। जैन ग्रंथों में क्या कहा गया? सिंहसेन। चिन्नी ग्रंथ में क्या कहा गया? बिंदुपाल। याद कैसे रहेगा? याद कर लेना, ये अमित्र घात। वायु, वायु किस महीने में चलती है? भादो के महीने में। याद ही करना, वायु किस महीने में चलती है? भादो के महीने में। जैन, जैनियों ने इसको क्या बोला है? सिंहसेन। ठीक है। और चिन्नी, चिन्नी के लिए क्या क्या? बिंदु। चिन्नी कैसी होती है? बिंदु के समान होती है ना, तो चिन्नी में, चिन्नी ग्रंथों में क्या बोला गया इसको? बिंदु, बिंदुपाल। हो जाएगा। एक है ताराचंद। ताराचंद नामक व्यक्ति बोलते हैं इसको सोलह राज्यों का विजेता, 16 राज्यों का विजेता। हो जाएगा। तो क्या करा दिया मैंने आपके बिंदुसार के बारे में? इसके पिता का नाम, इसके माता का नाम, भारत का पहला सिजेरियन सम्राट, इसके अलग अलग नाम। इसे अमित्र घात कहा जाता है, इसे बिंदुपाल कहा जाता है, इसे भद्रसार कहा जाता है, और इसे 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है। ठीक है। भद्रसार, बिंदुपाल, सिंहसेन। जैन ग्रंथों में सिंहसेन। 2 ग्रंथ हो गए, जैन ग्रंथ, चिन्नी ग्रंथ। जैन ग्रंथ, चिन्नी ग्रंथ। वायु पुराण, भद्रसार। ताराचंद नामक इतिहासकार ने इसको 16 राज्यों का विजेता का है, 16 राज्यों का विजेता का है। ओके। अब ये किस धर्म को मानता था? ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय, जब आपको मैंने जैन धर्म कराया था, जैन धर्म में महावीर स्वामी कराए थे, महावीर स्वामी के एक शिष्य करवाया था मखमली गोसाल। आजीवक संप्रदाय इन्होंने प्रारंभ किया था, मखमली गोसाल ने प्रारंभ किया था, संस्थापक करते हैं इसके। आजीवक संप्रदाय किसने चलाया है? मखमली गोसाल ने। और इसका संबंध हम कहां से पढ़ते हैं, किसके साथ पढ़ते हैं? महावीर स्वामी के साथ। जब आपको महावीर स्वामी करवाए थे, तब आपको करवाया था मखमली गोसाल। महावीर स्वामी के शिष्य माने गए हैं। ठीक है। बिंदुसार किस धर्म को मानता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था। बाप किसको मानता था? जैन को। और इसका बेटा कौन होगा? अशोक, वो मानेगा बौद्ध को। तीनों बाप बेटा अलग अलग धर्मों को मानते थे। ठीक है। और बिंदुसार के बारे में, अब बिंदुसार जब खुद मगध का राजा था, मगध के इधर रह गया अवंती और इधर रह गया तक्षशिला। तक्षशिला। ठीक है। यहां पे कौन बैठा है? मगध में कौन बैठा है? बिंदुसार। बिंदुसार। अवंती में किसको गवर्नर बना के इसने बिठाया था? अशोक को।
अवंती किसके अंडर में रख रखा था? अशोक। हाँ हाँ, अशोक इसी का बेटा, इसके 100 बेटे थे। तक्षशिला में बिठा रखा था सुशीम को, सबसे बड़ा बेटा। ये लो बिंदुसार के बेटे। इसके थोड़े सी बच्चे थे, मात्र 100। सबसे बड़ा था सुसीम भी आ जाता, सुशीम भी आ जाता ना। 2 नंबर पे इन 2 का नाम पढ़ने को मिलता है। सबसे बड़ा बेटा सुशीम और उससे छोटा, सबसे छोटा नहीं, उससे छोटा 2 नंबर वाला अशोक। इसके नीचे लाइनें लंबी 98 हो रहे, टोटल 100 है। ये किसके बेटे थे? बिंदुसार के बेटे थे। इसने अपने बड़े बेटे को कहाँ का एरिया दे रखा था? क्योंकि राजा महाराजा लोग अपने जो बच्चे होते थे, जो रिश्तेदार होते थे, उनको कोई ना कोई एरिया बांट देते थे, आप ये संभाल लो, आप ये संभाल लो। तक्षशिला किसको दे रखा था? सुशीम को। अवंती किसको दे रखा था? अशोक को। समझ आ रही बात? अब क्या हुआ, तक्षशिला में सुशीम का जो शासन था वो अच्छा शासन नहीं था, तो यहां की जनता ने सुशीम का क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? मतलब तक्षशिला में विद्रोह हो गया। यह बात किसको पता लगी? बिंदुसार ने उस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? अशोक को। सुशीम को नहीं भेजा, सुशीम एक बार बाहर गया हुआ था। अशोक को भेजा कि अशोक का टैलेंट चेक करते हैं। अशोक वहां गया, उन लोगों को आराम से प्यार से समझाया और विद्रोह को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, विद्रोह को शांत कर दिया। इस बात से कौन खुश हुआ? बिंदुसार बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है। एक बुक है दिव्यावधान, दिव्यावधान, इस बुक में पढ़ने को मिलता है, इस बुक में पढ़ने को मिलता है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में, जिनमें से पहला विद्रोह को जो शांत किया था वो किसने किया था? अशोक ने। अशोक आ गया वापिस विद्रोह को शांत करके। कुछ समय बाद फिर यहां पे जनता भड़क गई और उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस बार उसने किसको भेजा? सुशीम को। और दूसरा विद्रोह को शांत किसने किया था? सुशीम ने ही किया था, अपने एरिया में सुशीम ने किया था। ये भी आप एक बात याद रखना बिंदुसार के बारे में। और बिंदुसार के बारे में क्या पढ़ने? ये भारत, ये मगध और ये बैठा है बिंदुसार। इस एरिया में आ गया सीरिया। सीरिया अरब कंट्रीज में आता है ना वर्तमान में। सीरिया, सीरिया का जो राजा था, सीरिया का राजा, सीरिया के राजा का नाम था एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम, ये सीरिया के राजा का नाम है। ठीक है। तो इनका आपस में पत्र व्यवहार हुआ करता था, लेटर वगैरह। ठीक है। तो एक बार बिंदुसार ने इसको लेटर में लिख के भेजा था कि मुझे तेरी एरिया का, सीरिया का 3 चीजें चाहिए। 3 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए अंजीर, सूखी अंजीर, सूखी अंजीर। दूसरी मीठी शराब। तीसरा दार्शनिक, फिलोसफर, फिलोसफर। सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक। तो ये क्वेश्चन कई बार बने। बिंदुसार ने ये 3 चीजें किससे मांगी थी? तो आप कहोगे सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से मांगी थी। सीरिया के राजा ने ये 2 चीजें तो भेज दी, अंजीर भी भेज दी और शराब भी। दार्शनिक भेजने से मना कर दिया और कहा कि यूनानी जो हमारे इतिहास है, यूनानी जो हमारा ग्रंथ होते हैं, उनमें किसी भी दार्शनिक का विक्रय करना सही नहीं माना जाता, तो हम अपना दार्शनिक तो आपको नहीं भेजेंगे। दूसरा कारण यह भी रहता है, जो मैंने कल की क्लास में बताया था, कि जो दार्शनिक होते हैं उनको आपके जो एरिया होता है, वहाँ का जो राजा होता है, वहाँ के सारे पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, स्ट्रेंथ और वीकनेस सब पता होती है, जिसका फायदा दूसरे राजा उठा सकते हैं। अगर दार्शनिक ने जाके बता दिया कि इस एरिया की वीकनेस पॉइंट क्या है, सीरिया के राजा को किस चीज़ से डर लगता है या वहाँ पे क्या क्या कमजोर बातें हैं ना, तो वहाँ पे हमला भी तो कर सकता है ना वो। तो ये भी एक कारण रहा होगा। तो तब उस समय में दार्शनिक नहीं दिया करते थे, दार्शनिक नहीं देते थे। आ रही बात समझ? तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया पुराने पेपरों में कि बताइए सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार को क्या देने से मना कर दिया था? दार्शनिक देने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी इसने दार्शनिक की जगह क्या भेज दिया? तीसरी चीज क्या भेज दी?
राजदूत भेज दिया, 3 चीजें तो पूरी कर दी। तीसरा क्या भेज दिया? राजदूत भेज दिया, डायमेकस। इसका नाम ना याद रहे तो याद कर लेना, डाई लगा के मेकअप करके आया था, डायमेकस, राजदूत डायमेकस। इससे पहले कौन आया था? राजदूत मैगस्थनीज, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब उसका बेटा बैठा है बिंदुसार, उसके दरबार में कौन आया है? डायमेकस आया, तो दूसरा राजदूत आया है। तो जब भी एक बंदा गद्दी से हटके दूसरा बंदा गद्दी पर बैठता है, मान लो राजा मर गया, राजा के बाद जो गद्दी पर बैठेगा उसको क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी, नॉमिनेट, उत्तराधिकारी बोलते हैं ना। अब मैगस्थनीज चला गया, अब तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात थी। उसके बाद राजदूत बनकर कौन आया है? इसलिए इसको कहा गया है मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सीरिया के साथ ही यहां पे एक जगह और आती है मिस्र। मिस्र, ठीक, मिस्र का जो राजा चल रहा था, मिस्र का राजा था उस समय टोलमी सेकंड। मिस्र का राजा कौन था? टोलमी सेकंड। अगर इसका अपने पूरा नाम पढ़े तो इसका पूरा नाम पढ़ने को आता है टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस, नहीं तो टोमी टोमी याद कर लेना बस, टोलमी सेकंड, ठीक है, फिलाडेल्फस, टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ये मिस्र का राजा था। इसने भी एक राजदूत भेजा था, ठीक है, इसने भी एक राजदूत भेजा था। उस राजदूत का नाम था डायनोसिस। डायनोसिस याद कर सकते हो, डायनासोर भेजा था, डायनोसिस। वो डायमेकस था, ये डायनोसिस है। हो गया? वापिस देखिए, वापिस याद करा दूं। ये भारत, ये मगध, ये अपने बना देते हैं सीरिया, और ये अपने बना देते हैं मिस्र। सीरिया का राजा कितनी चीजें भेजेगा? 3। क्या क्या भेजेगा? सूखी अंजीर, शराब, और एक राजदूत। कौन सा? डायमेकस। डायमेकस। हालांकि उसने तीसरी चीज के रूप में उसने राजदूत नहीं मांगा था, उसने तो क्या मांगा था? दार्शनिक। लेकिन इसने क्या भेजा था? राजदूत भेजा था। ठीक है, 3 चीजें पूरी कर दी। मिस्र, मिस्र का राजा था टोमी सेकंड। टोमी सेकंड, टोलमी सेकंड, ठीक है। इसने क्या इसने कौन सा राजदूत भेजा था? डायनोसिस। डायनोसिस या डायनासिस भी आ जाते हैं। कर लोगे इसको याद आप? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री, बिंदुसार का भी जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? चाणक्य ही था। काफी समय तक चाणक्य ही रहता है। अब एक व्यक्ति है राधागुप्त। अब ये बिंदुसार का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, ठीक है। अब ये कहता है राजा बदल रहे हैं, राजदूत भी बदल गए, है ना, अब प्रधानमंत्री भी तो बदला जाए, ऐसे तो ये बैठे रहेगा, हटेगा ही नहीं यहां से। तो कहा जाता है राधागुप्त ने बिंदुसार को भड़काया था। रोज इसका कान भर जाता आगे कि तेरे को पता है तेरा जन्म कैसे हुआ है? रोज तेरी माँ को जहर देता था। तेरी माँ पता है कैसे मरी है? चाणक्य रोज उसको क्या देता था। फिर उसकी तबीयत खराब हुई, फिर भी ये नहीं टिका, तलवार लाके उसका पेट फाड़ दिया। उसने तो क्यों फाड़ा था? इसको सही सलामत निकालने के लिए। लेकिन जब सामने वाले को भड़काना हो, ऐसे ही भड़काया जाता है ना। भड़कते 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 एक दिन ये भड़क गया। कौन भड़क गया? बिंदुसार भड़क गया और चाणक्य को यहां से निकाल दिया। और यहां तक ये भी कहा जाता है कि इसको एक कैद खाने में डाल दिया जाता है, फिर इसको पैरालाइसिस हो जाता है, फिर ऐसे तड़प तड़प के मर जाता है। अलग अलग कहानी आती है। यह भी कहा जाता है जब इसको पैरालाइसिस हो गया था, एक बार एक व्यक्ति या राधागुप्त ही इसके पास आकर, इसकी झोंपड़ी के पास आकर एक दीवा जगा के चला गया। दीवा बिल्कुल इसके पास रख गया ताकि अगर थोड़ी सी भी हवा चले तो आग भड़क जाए। यही हुआ, जब थोड़ी सी हवा चली तो दिए ने इसके कपड़े को पकड़ लिया और आग लगी और ये जलकर मर गया। इतनी दर्दनाक मौत हुई थी चाणक्य की। अलग अलग कहानियों में अलग अलग पैटर्न पढ़ने को मिलता है। आई बात समझ? ओके। कुल मिला के आप तो ये याद करोगे कि बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? राधागुप्त। तो चाणक्य किस किस के दरबार में रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी रहा था, बिंदुसार के दरबार में भी रहा था। अगर दोनों भी ऑप्शन में आते हैं और दोनों में से एक सिलेक्ट करना पड़ जाए तो लंबे समय तक किसके दरबार में था? फिर आप चंद्रगुप्त मौर्य लगा के आओगे, फिर आप चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेफरेंस दोगे।
हाँ, अशोक के दरबार में नहीं था, क्योंकि उससे पहले तो इसकी क्या हो गई थी, डेथ। तीसरे नंबर पे कौन गद्दी पर बैठेगा, अशोक के दरबार में नहीं था। आई बात समझ? ये लो जी, ये था बिंदुसार, और बिंदुसार की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 273 ईसा पूर्व में। बिंदुसार कंप्लीट हुआ। एक बार मैं फिर आपका रिवीजन करा दूं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्या कुछ पढ़ा। 298 से 273 ईसा पूर्व क्या कुछ पढ़ा जी बिंदुसार के बारे में। एक तो हमने इसके नाम पढ़ लिए, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग नाम। इसकी फैमिली पढ़ ली ना, माँ बाप, प्रधानमंत्री, बेटे, ठीक है। और क्या पढ़ा, इसने जो वो 3 चीजें मांगी थी, इसके है ना पड़ोसी राज्यों के नाम पढ़ लिए, और इसका प्रधानमंत्री देख लिया। बस इतना सा याद करना है बिंदुसार, बस ऐसे पॉइंट बना के आप याद कर सकते हो। घर पे अगर इसको याद करना पड़े, कोई भी राजा याद करना पड़े, ऐसे पॉइंट बना लिया करो। यानी बिंदुसार याद करना, उसके पॉइंट बना लिए कि बिंदुसार का नाम देख लो, इसको अलग अलग धर्मों ग्रंथों में क्या क्या नाम दिया गया। बिंदुसार की फैमिली देख लो, बिंदुसार ने वो जो राजा से कुछ चीजें मांगी थी, पड़ोसियों के साथ संबंध, पॉइंट का नाम लिख सकते हो। और लास्ट में इसका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हो सके तो फैमिली में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये बिंदुसार हुआ। बिंदुसार के नाम सुना दो भी एक बार। यूनानी लेखक इसको क्या बोलते हैं, अमित्रघात, अपने दुश्मनों का नाश करने वाला। वायुपुराण, भद्रसार, चिन्नी, बिंदुपाल, जैन, सिंहसेन, सिंहसेन। ताराचंद, 16 राज्यों का विजेता। तारे कितने हैं, 16। तारे कितने हैं, तो चांद कितने, 16। तारा और चांद, ताराचंद 16, ठीक है। 16 राज्यों का विजेता, अमित्रघात। प्रथम सिजेरियन सम्राट, भारत का पहला सिजेरियन जो ऑपरेशन से पैदा हुआ है। बाप भी महान, बेटा भी महान, बीच की कड़ी है ये। इसके फादर बहुत महान हुए थे, उसने तो मगध को इतना ज्यादा विस्तार किया। इसका बेटा अशोक, उसने भी इंडिया को बहुत हद तक जीत लिया था, महान लगता उसके सामने, ठीक है। तो महान पिता का बेटा है, महान बेटे का पिता है। आई बात समझ? ओके। फैमिली, बाप का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, माँ का नाम दुर्दुरा, बेटे कितने, 100, बड़े का नाम सुसीम, 2 नंबर का नाम अशोक, प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य और राधागुप्त, चाणक्य और राधागुप्त। किससे 3 चीजें मांगी थी, सीरिया का राजा नाम, एंटीना, एंटीना लगा दो ना, एंटीना, एंटियोकस, एक ही एंटीना, एंटियोकस प्रथम। टोमी 2 है, क्योंकि टोमी आप एक बार बोलते हो कि 2 बार बोलते हो, टोमी टोमी कम से कम 2 बार तो बोलना पड़ता है। तो जो मिस्र का राजा था उसका नाम टोलमी सेकंड, टोलमी। एंटीना की छत पे कितने लगाते हो, 1, एंटियोकस प्रथम, ठीक है। सीरिया का राजा, पहले ये भारत, इसने तो मैप में ऐसे बना के कराया है। ये कौन है, सीरिया, बाद में क्या लिखोगे, मिस्र, ठीक है। किससे मांगा था पहले, सीरिया के राजा से 3 चीजें मांगी थी। एमएस, पहले एमएस धोनी, एमएस, सीरिया को पास कर देना याद करने के लिए। सीरिया वालों से कितनी चीजें मांगी है, 3, शराब, अंजीर, दार्शनिक। उसने क्या भेजा, शराब, अंजीर, राजदूत जो मेकअप करके आया था, डायमेकस। ये कौन है, मिस्र, मिस्र का राजा का नाम आपने टोमी टोमी रख दिया। अब आपने इसका नाम टोमी टोमी रख दिया तो राजदूत का नाम भी ऐसे ही रखो, डायनासोर, डायनोसिस। टोमी ने क्या भेजा, डायनासोर भेजा, टोलमी सेकंड, डायनोसिस। क्लियर है। जो इसने भेजा था डायमेकस, इससे बोला जाता है मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी, ठीक है, कर लोगे याद। ओके। बिंदुसार के बाद, बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठेगा जी अशोक, सम्राट अशोक, 273 ईसा पूर्व में, 273 से 232। सुनना जी कहानियां, कोई बात नहीं, अपने इसको 273 करेंगे, इतिहास बदलेंगे अपनी, चिंता मत करो। मगध का राजा कौन बैठा था, बिंदुसार, ठीक है। इसके पड़ोस में कौन है, अवंती, ठीक है। अभी अवंती क्या है, अपने तक्षशिला क्या है, सारी चीजें आपको 16 महाजनपद 2 दिन कराया था, 2.5 दिन अगली क्लास में भी फिर कराया था। अभी अच्छे से समझना,
है ना, रटा होना चाहिए आपकी। आपको पता मगध ऊपर था, अवंती इधर था, अवंती के पड़ोस में चेंदी भी था। मैथ की है 130। आपने सिर्फ मैथ करना है। किस चीज के लिए आप आए हो? एसटीसी के लिए। बैठ जाओ, एक बार बैठ रहे तो बैठिए, सुनिए भी ध्यान से आप। तो ये बिंदुसार है, ये अवंती है, सॉरी ये मगध हो गया, ये अवंती हो गया, इसके पड़ोस में चेंदी है, तक्षशिला इधर हो गया, गंधार इधर हो गया ना, सारा गंधार की राजधानी ही थी तक्षशिला। ओके ठीक है, तो क्या बात चल रही थी? अवंती। अवंती में कौन बैठा है? अशोक। ऐसे अवंती, ऐसे अशोक। तो अशोक पड़ोस में बैठा है। जब फादर साहब बीमार होंगे तो खबर सबसे पहले नजदीक वाले को पहुंचेगी। सुसीम तो बहुत दूर बैठा है। कहां बैठा है? तक्षशिला में। तो जैसे ही फादर जी बीमार हुए, ये पहुंच गया यहाँ पे। बिंदुसार कहता है यहाँ अवंती क्यों छोड़ के आया? कहते तेरे को नहीं पता, जल्दी पता लगेगा। ठीक है, जैसे ही बिंदुसार मरा, गद्दी पर फटाफट कौन बैठ गया? अशोक बैठ गया। बैठना किसको चाहिए था? क्योंकि क्या नियम होता है, बड़ा बेटा गद्दी पर बैठेगा। बड़े बेटे के पास खबर तो पहुंचेगी। व्हाट्सअप होता तो मैसेज डाल देते, मैसेज डालने के बाद कोई फ्लाइट होती तो पकड़ के आ जाता। मैसेज पहुंचने के बाद भी आने में भी तो टाइम लगता है। पहली बात तो मैसेज ही लेट पहुंचेगा, लेटर भेजोगे, ठीक है, फिर लेटर का जवाब भी लेट आएगा, फिर बंदा भी लेट आएगा, है ना। उतने में किसने बाजी मार ली? अशोक ने। अब जैसे जैसे दूसरे भाइयों को पता लगता रहा कि ये काम तो गलत हो गया, वैसे वैसे ही उनके साथ युद्ध करता रहा। कितने भाई थे अशोक के अलावा? तो 99 भाइयों की हत्या कर दी। राजनीति में सब चलता है, ठीक है। 99, आजकल तो पाप पुण्य, ठीक है। 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर कौन बैठा था? अशोक बैठा था। अशोक बैठा था। इसे इतिहास में काफी क्रूर राजा भी कहा गया। स्टार्टिंग में कहते थे काफी क्रूर होता था, काफी क्रूर राजा कहा जाता था। बाद में तो कहते हैं हृदय परिवर्तन इसका भी हो गया था कलिंग युद्ध के बाद। काफी क्रूर राजा था। क्रूर राजा के इसके दो कारण मिलते हैं कि ये क्रूर क्यों था। एक तो कहते हैं कि देखो 99 भाइयों की हत्या करना, यही बहुत बड़ी क्रूरता का उदाहरण है। अपने भाइयों को मार के फिर गद्दी पर बैठा। दूसरा क्रूरता का कारण मिलता है, कहते हैं इसको एक आदत थी, छोटी छोटी तितलियां वगैरह जा रही हैं, ठीक, उनको पकड़ पकड़ के कंडा लेकर उनकी आंखों में मारता था। तितलियों को पकड़ के, मच्छरों को पकड़ के उसके ऐसे चुभाता था, ठीक है। कई बार अभी तो अपने घरों में बच्चा करने लग जाए तो उसको अपने मना कर देते हैं ना, तो ये इस तरीके करता था। ये था इसकी क्रूरता के दो बड़े कारण। देखने में भी सुंदर नहीं था, घुंघराले बाल, रंग काला, अजीब सी बॉडी। तो इसने इस कारण कई जगहों पर इसके अभिलेख मिलते हैं अपने को, अभिलेख जहां से इसका इतिहास मिलता है। इसने अपने अभिलेखों में कई जगह पर अपना नाम क्या लिखवाया है? देव नाम प्रिय, देव प्रिय नाम या देव नाम प्रिय, ठीक है। कि वैसे तो मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन जब मेरा कोई इतिहास पढ़े तो उससे तो ये लगे कि मैं बहुत सुंदर हूंगा, कि देवता भी मेरे से प्यार कर बैठे, मैं इतना सुंदर हूं। तो अपना अपना नाम इसने ये लिखवाया था, ठीक है। तो 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर कौन बैठा था? अशोक बैठा था। सुशीम की हत्या की बाकी, और ये हत्याएं करने में इसको कितना समय लगा? 4 साल लगे। ये संघर्ष करने में कितना समय लगा? 4 साल तक ये इसी काम में बिजी था, और 4 सालों में सारा कचरा कुचरा साफ कर दिया। अब सिंहासन क्या बिल्कुल साफ है? खराब है? साफ है, सिंहासन साफ है। अब ढंग से अपना राज्याभिषेक कराएंगे। पहले तो कराया था, पहले तो हबड़ा दबड़ी में बैठे थे, ध्यान तो भाइयों की तरफ था। अब कोई नहीं है, बाप भी गया, भाई भी गए, ठीक है। अब आराम से विधि पूर्वक क्या कराएंगे? पंडित को बुला के वो करके अपना यज्ञ वगैरह करके वापस कराएंगे। विधिवत इसने अपना राज्याभिषेक कब कराया था? 269 ईसा पूर्व में। यही था आपका क्वेश्चन। तो 4 सालों तक ये किस में बिजी था? संघर्ष करने में बिजी था। हालांकि जब भी आप इसका पीरियड पढ़ोगे 273 ही मिलेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया कि विधिवत रूप से इसने अपना राज्याभिषेक कब कराया था, तो आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा? 269 लिखना पड़ेगा। ये अपने आप को महान कह के पुकारता था, महान सम्राट, इसलिए इसको कहते हैं महान अशोक, या अशोका भी कहते थे, महान अशोका, ठीक है।
इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम पढ़ने को मिलते हैं। इसका नाम देव नाम प्रिय भी पढ़ने को मिलता है, देव नाम प्रिय। इसका नाम अशोक वर्धन भी पढ़ने को मिलता है, क्या, कई सारे नाम पढ़ने को मिलते हैं इसके, लेकिन इसका नाम एग्जैक्ट अशोक, आज हम इसको क्या कहते हैं, अशोक। अशोक की जानकारी हमें इसके किस अभिलेख से मिली है? 3 जगह है, एक है मास्की, एक जगह है मास्की मध्य प्रदेश में, एक है निठूर, एक है उदयगोलम। मास्की, निठूर, गुर्जरी, गुर्जरा, गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और निठूर, ठीक है। इनमें से अपने गुर्जरा, गुर्जरा मध्य प्रदेश में, सॉरी, बाकी 3 चीजें हैं कर्नाटक में। ये अभिलेख कहां से मिले हैं? कर्नाटक। इनमें पढ़ने को मिलता है कि इसका नाम क्या है? अशोक है। अशोक का नाम अशोक, सम्राट अशोक का नाम अशोक ही है। यह जानकारी आपको कहां से मिलती है? सर ये जानकारी हमें मास की जगह का नाम है। अब मान लो यहाँ पे खुदाई के अंदर अपने को यहाँ पे भी कोई गसीमपुर में अशोक का कोई इतिहास पढ़ने को मिल जाए, किसी पत्थर पर अशोक का इतिहास लिखा हुआ है, तो अपने क्या कहेंगे? अशोक का कौन सा अभिलेख? गसीमपुर अभिलेख, जगह का नाम है। तो कर्नाटक के अंदर कौन कौन सी जगह? मास्की, निठूर और उदयगोलम। यहां से अशोक का नाम क्या पढ़ने को मिलता है? अशोक। पूछा जाता है क्वेश्चन, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेखों में मिलते हैं? तो 3 कर्नाटक और 1 मध्य प्रदेश का गुर्जर, एमपी वाला गुर्जर गया याद करने के लिए, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। अब हालांकि इसका नाम सम्राट अशोक है, महान अशोक है, लेकिन अगर युद्धों की बात करें तो इसका एक मेन एक ही युद्ध पढ़ने, एक तो 99 भाइयों से युद्ध किया था और एक को युद्ध और पढ़ने को मिलता है बस, उसके बाद इसके अभिलेख ही अपने को पढ़ने हैं। तो विधि पूर्वक गद्दी पर कब बैठा था? 69 में। 8 साल बाद, 8 साल बाद बताना कितना हो जाएगा? बताओ, 8 साल बाद 277, 277, 8 साल बाद की घटना। 261 क्या चल रहा है? ऐसा पूरा हो, ध्यान पूरा क्लास में रखा करो। 269, ठीक है। यहां हम गद्दी पर बैठा, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे चलेगा। 269, 268, 267, इस सब पूरे में घटनाएं कैसे चलती हैं? अपोजिट चलती हैं और जीरो की तरफ चलती हैं। ये ईसा मसीह का जन्म है, यहां पे अशोक गद्दी पर बैठा है। अब इसके बाद का समय ऐसे काउंट होगा, ये हो गया 261, है ना। फिर जब आप जीरो पे पहुंच जाओगे तो इसके बाद की घटनाएं सीधी चलेंगी। फिर 261 में 8 जोड़ोगे तो 277 आएगा। ईस्वी में सीधा चलता है और ईसा पूर्व में उल्टा चलता है। ओके है। तो इसके गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद, अशोक के गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद, इसने कलिंग पर आक्रमण किया। तो यह मगध, आपको बार बार थोड़ा सा ये बना के दिखाता हूं कि रटने के ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा देखी हुई चीज ज्यादा याद होती है ना। तो अभी आपको याद हो गया कि जब इसका बाप गद्दी पर था बिंदुसार, ये कहां का गवर्नर था? अवंती का। क्योंकि आपने इसको बार बार देख लिया, याद हो जाएगा, ठीक है। इसका बड़ा भाई सुशीम कहां बैठा था? तक्षशिला में, ठीक है। यहां पे है कलिंग। कलिंग कहां पर है? उड़ीसा में, जो वर्तमान का उड़ीसा है ना, वहां पे कलिंग नामक जगह। तो कलिंग का एक राजा था, नंद नाम का एक राजा था, नंद कुमार या नंद नाम का राजा था। तो इसके पास कहते हैं हाथी बहुत थे, हाथी बहुत थे। तो ये अपना अवंती छोड़ देते हैं, अब अपने अवंती का कोई काम नहीं है। ये मगध का राजा कौन है अब? सम्राट अशोक। 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद अशोक। हम 3-4 दिन से क्या पढ़ रहे हैं? मगध पढ़ रहे हैं। 3-4 दिनों से क्या पढ़ रहे हैं? मगध। मगध में ही हरेक वंश था, मगध में ही शिशुनाग वंश था, मगध में ही नंद वंश है, मगध में ही मौर्य वंश है। और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया,
बिंदुसार कर लिया और लास्ट राजा अशोक पढ़ने जा रहे हैं। अशोक पढ़ते ही मगध का मौर्य काल खत्म हो जाएगा। आई बात समझ? जब यहां का राजा अशोक था तो अशोक ने कलिंग के राजा नंद से हाथी मांगे थे कि तेरे पास हाथी बहुत है, थोड़े बहुत मेरे को दे दे यार। कहते तेरे को क्यों दूं, तुम तो दान कर देते हो। तेरे दादे के पास थे ना बहुत, चल के उसको दे दिए सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी। मत देते। तो जब इसने अशोक को यह बात बोली, अशोक अपनी सेना लेकर आ गया। देते कैसे नहीं, ठीक है। तो यह भी नहीं पढ़ा कि हमारे काल में एक इतिहास और भी चलते हैं। हर एक वंश का पढ़ा था ना, हमारे पूर्वजों में एक इतिहास और भी चलते हैं। हमसे तो दहेज भी जब छीन लिया गया था तो हम एक लड़की और ब्याह कर उनसे दहेज वापस लेकर आए थे। किसने लिया था? अजात शत्रु ने, ठीक है। तो तू पूरा इतिहास पढ़ना, सिर्फ मेरे दादे तक ही पढ़े तुमने। अब ये सेना लेकर आया, सेना लेकर आकर यहां पे हमला किया, युद्ध किया और हाथियों को अपने साथ ले गया। लेकिन यहां पे इसका हृदय परिवर्तन हो गया। व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा पॉइंट भी होता है जब व्यक्ति का जीवन बिल्कुल बदल जाता है। अब हुआ क्या, जब यहां पे हमला किया तो कहा जाता है यहां पे 1 लाख लोगों का वध किया गया। कितने लोगों का? 1 लाख लोगों का वध किया गया। और कितने ही लोग घायल हो गए इसमें। तो जब ये अशोक ने देखा जगह जगह पे लहू लुहान, हालांकि इसने ये चीजें देखी हुई थी, अपने 99 भाइयों को भी तो मारा ही था इसने। लेकिन इस समय क्या हुआ, इतनी बड़ी संख्या में जब उसने मारकाट देखा, इसका एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया। अब उसने कहा कि आज के बाद अब मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। तो यह पूछा जाता है कि अपने गद्दी पर बैठने के कितने समय बाद इसका हृदय परिवर्तित हुआ था। तो आप आंसर क्या लगाओगे? 8 साल बाद, 261 ईसा पूर्व में। किस युद्ध में इसका हृदय परिवर्तन हुआ? कलिंग युद्ध में इसका हृदय परिवर्तन हुआ। और कहा जाता है ये युद्ध हाथियों के लिए हुआ था एक। अब अशोक के कई प्रकार के शिलालेख मिलते हैं। एक इसके मिलते हैं 14 शिलालेख। अब ये 14 शिलालेख क्या है, अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। उनमें से 13वें शिलालेख में ये बात लिखी हुई है। इसका जो हृदय परिवर्तन हुआ था वो किस अभिलेख में पढ़ने को मिलता? तो आपका आंसर क्या होगा? 13वें शिलालेख में पढ़ने को मिलता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। आई बात समझ? ओके। अब बात करते हैं इसके शिलालेखों। बस युद्ध इतने ही है, चाहे ये सम्राट अशोक है, लेकिन युद्ध बस 2 तरीके के पढ़ने हैं। 99 भाइयों को मारा था और एक कलिंग। एक इससे पहले इसने सच कहते कश्मीर पे भी हमला किया था, कश्मीर भी जीता था इसने। एक कश्मीर की बुक है राज तरंगिनी बुक में ये लिखा होता है कि इसके समय में कश्मीर भी इसने जीत लिया था। कश्मीर जीता था, कलिंग जीता था, 99 भाइयों को मारा था। अब पूरा जो अपने सम्राट अशोक की चर्चा करनी है वो युद्धों की नहीं करनी, वो अपनों ने इसके अभिलेखों की करनी है। आपको ईरान याद है? ईरानियों के हमले जो सैको है बोलते थे, इसमें सबसे पहले सफल आक्रमण किसने किया था? सोच लो, फर्स्ट या सेकंड? पक्की बात है? पहला सफल आक्रमण किसने किया था? दारा फर्स्ट ने किया था। कहते हैं जब दारा फर्स्ट ने भारत पर सफल आक्रमण किया था तो इसकी एक आदत थी, ये अभिलेख लिखवाया करता था। सर अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख किसी चीज को खोद के जब लिखा जाता है अलग अलग जगहों पर, उससे अभिलेख कहते हैं। अपना इतिहास लिखवाना, खोद कर लिखवाना। अब आप कॉपी पे लिखते हो, कॉपी पे खोद के लिखते हो क्या? ये अभिलेख नहीं है, ये अभिलेख नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये ग्रंथ वगैरह में, किताबों में हो गया। अब दीवार पे लिखना पड़ जाए, पेन तो चलते नहीं थे कि पेन की शाही से लिख दिया, तो दीवार पे कुछ लिखना तो उसको क्या करना पड़ेगा? खुरेद के लिखना पड़ेगा। दीवार पे लिख दिया, लोहे पे लिख दिया, ताम्र पत्रों पे लिख दिया, तांबे पर, तो उन्हें अभिलेख कहते थे। अगर लोहे पे लिखवा रहे हो तो लोहे अभिलेख कहते थे। पत्थरों पे लिखा दिया तो उसको क्या कह देते थे? क्योंकि पत्थर को शिला कहते हैं। तांबे की चीजों पे लिखवा दिया तो ताम्रलेख कह देते हैं। दीवारों पे लिखवा दिया तो भित्ति लेख कह देते हैं। गुफाओं में लिखा दिया तो गुहा लेख कह देते हैं। स्तंभ, ये खंबा नहीं होता खंबे की तरह, जैसे विष्णु स्तंभ अपने बना हुआ है, अपने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बना है। स्तंभ कहते हैं खंबे को, पोल को।
अगर ऐसी कोई चीज है गोलाई में या है ना चौरस में, एक खंबे की तरह लंबी है, उस पर लिखा दिया तो उसे कहते हैं स्तंभ लेख। इस पे इतिहास। तो इन सभी को अपने अभिलेख, एक नॉर्मल भाषा में इन सभी को इस सामूहिक रूप से इसको क्या बोलोगे? अभिलेख। अभिलेख। तो जो वो आया था राजा, किसकी बात हो रही थी? दारा प्रथम की। दारा प्रथम की। तो इसको आदत क्या थी? अपना इतिहास किस पे लिखवाने की? अपने अभिलेख लिखवाने की, इतिहास लिखवाने की। जब अपने अभी क्या पढ़ रहे हैं? अशोक पढ़ रहे हैं। तो जब अशोक का समय आया तो उसने देखा कि दारा प्रथम नाम के बंदे ने यहां पे क्या लिखवाया था? अपना इतिहास लिखवाया था। क्यों ना मैं भी अपना इतिहास लिखवा दूं। तो अशोक ने भी अपने क्या लिखवाए? अभिलेख। अभिलेख में कुछ भी हो सकता है, अपने अभिलेख लिखवाए। तो अशोक को अपने अभिलेख लिखवाने का आइडिया, विचार कहां से आया? दारा फर्स्ट से आया। दारा फर्स्ट से आया। आई बात समझ गया? ओके। अब इसने अभिलेखों में क्या क्या लिखवाया? अब इसके अभिलेखों में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है 14। जो फेमस है पहले अपनी उसकी बात करें। एक तो प्रसिद्ध है 14 शिलालेख। 14 शिलालेख। एक फेमस है स्तंभ लेख, 6 स्तंभ लेख। ठीक है। एक फेमस है गुहा लेख। एक है लघु स्तंभ लेख। ये सारी चीजें फेमस है। इसकी बात करते हैं सबसे पहले 14 शिलालेख। आज इसको कराते हैं, फिर अपने इसको आज खत्म करेंगे। फिर इसके अंदर जो थोड़ा बहुत मैटर शो कर आ जाएगा कल करवा देंगे कि ज्यादा आपको दिक्कत नहीं, याद हो जाए। 14 शिलालेखों की बात करते हैं। 14 शिलालेख क्या है? 14 शिलालेख का मतलब ये नहीं कि 14 प्रकार के पत्थर हैं। एक पत्थर है मान लो ये, इस पे 14 लाइनें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। कितनी लाइनें लिखी हैं? इसे कहा गया अशोक का 14 शिलालेख। इसे अशोक का 14 शिलालेख कहा गया है। कितनी लाइनें हैं? 14 लाइनों को 14 शिलालेख कहा गया है। ये पत्थर कितनी जगहों से मिले? मिले 8 जगहों से, 8 स्थानों से। अब इन 14 लाइनों में क्या क्या विशेषताएं लिखी हैं वो आपको कल करवाएंगे। एक बार इतना समझ लो। इनमें एक लाइन याद कर लो, 13वीं जगह, जो 13वां नंबर है। 13वें में क्या लिखा है? कलिंग आक्रमण। अशोक ने इस पे लिखा कि जब मैंने कलिंग पर आक्रमण किया तो उसके बाद मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय, ह पैरों में, री रानी, क्या क्या? री ऋषि, जैसे पृथ्वी लिखते हो। हृदय, हृदय। सर छोड़ो, सीधा हर्ट बोल दो। इसका हृदय परिवर्तन हो गया। आई बात समझ क्या? ओके। तो 14 शिलालेख ये कितने जगहों से मिले हैं? 8 जगहों से। 6 स्तंभ लेख ये मिले हैं। 4 गुहा लेख, 4 गुफाओं में जो लेख लिखा हुआ था, और कुछ लघु स्तंभ लेख मिले हैं। अब ये 14 शिलालेख कहां कहां से मिले हैं इसकी जानकारी ले लें। कितनी जगहों से मिले हैं? 8 जगहों से। कितनी जगह से? 8 जगहों से। करते हैं याद इसको। देखना 8 बिंदियां लगी क्या? गिनना लगी क्या? ठीक है। यह है पाकिस्तान। पहले भारत था, अब इसको बाहर निकालते हैं। वर्तमान का पाकिस्तान। पाकिस्तान में जगह है मानसेहरा, शहबाजगढ़, मानसेहरा और शहबाजगढ़। यह है उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। यहां पे एक जगह है कालसी। क्या? यह क्या बनाया होगा मैंने? राजस्थान से नीचे गुजरात। गुजरात का है गिरिनार, गिरिनार। ये आ गया गुजरात से नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सोपारा। वैसे भी महाराष्ट्र वाले सुपारियां बहुत देते हैं, खाने वाली सुपारियां नहीं, ठोकने वाली सुपारी होती है ना। ठीक है। सोपारा। यहां पे एक जगह कौन सी है? सोपारा। यह है आंध्र प्रदेश, अर्रैगुड़ी। अर्रैगुड़ी ये वैसी भाषा इनकी ऐसी होती है, अर्रैगुड़ी। यह है उड़ीसा, कलिंग वाली जगह, उड़ीसा। उड़ीसा में है जोगढ़ और धौली है शायद, है ना। इन 8 जगहों से क्या मिला है? 14 शिलालेख मिले हैं। 14 शिलालेख का मतलब 14 जगह नहीं है, 14 शिलालेख का मतलब 14
लाइनें हैं, वो 14 लाइनों वाले पत्थर जगह कितने से मिले हैं? 8 जगहों से मिले हैं, 8 जगहों से मिले हैं। आई बात समझ? करो इसको, याद करो। पाकिस्तान का मानसेरा और शहबाजगढ़। उत्तराखंड के लोग काले हैं, वैसे काले नहीं, उत्तराखंड तो एक पहाड़ी इलाका, गोरे हैं, याद करना है। उत्तराखंड का कालसी। गुजरात वाले गिरिया खा रहे हैं, वैसे गिरिनार पर्वतमाला पड़ते ही हैं, सुदर्शनगढ़ झील भी बनी हुई है, ठीक है। महाराष्ट्र वाले सुपारियाँ देते हैं, ये अर्रे अर्रे बोलते हैं आंध्र प्रदेश वाले, ठीक है। और यहाँ पे जौ को धोते हैं, उड़ीसा वाले जौ को धोते हैं, जौ को धोते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं 7 स्तंभ लेख। ये 7 आएगा, सॉरी, स्तंभ लेख मिले 6 जगह से हैं। 7 स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख ये कितने स्थानों से मिले हैं? 6 स्थानों से, 6 जगहों से मिले हैं। अब ये वो 6 जगह करते हैं, कर लोगे ये याद? क्या सुनाना एक बार और, ऐसे घर जाके आपका आलस हो जाता है। सुनाइए। पाकिस्तान का मान और शहबाज, शहबाज ने सेहरा पहन रखा है, मान सेहरा। शहबाज ने, उत्तराखंड के लोग काले हैं, गुजरात के लोग गिरी खाते हैं, महाराष्ट्र के लोग सुपारी देते हैं, आंध्र प्रदेश वाले अर्रे गुड़ी, उनके नाम ही ऐसे होते हैं ना, अर्रे गुड़ी, और उड़ीसा के लोग जौ को धोते हैं। ये 14 शिलालेख है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है 13वां शिलालेख, 13वीं लाइन, कलिंग युद्ध की जानकारी, हृदय परिवर्तन की जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं जी इसके 7 स्तंभ लेख। कितनी जगहों से मिले हैं? 6 जगह से मिले हैं। 6 जगहों में ये अपना हो गया यूपी, ठीक है, और यूपी, दिल्ली, एक मिनट, हरियाणा, यूपी, इसके बॉर्डर पर दिल्ली। हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे अपने को पता है क्या है? दिल्ली है। और इधर हो गया बिहार, ये लो। इन 6 जगहों से मिले हैं। जितना मैप में करने का प्रयास करोगे चीजें याद जल्दी होंगी, देख देख के चीजें याद। मैं चाहूँ तो इन 6 का नाम लिख सकता था यहाँ पे लाइन वाइज, लेकिन मेरे को पता ये आपको याद हो जाएगा। हरियाणा, हरियाणा में एक जगह है टोपरा, हरियाणा में टोपरा नामक जगह से इसका स्तंभ लेख मिला। स्तंभ यानी, समझा की बात? और उसमें कितनी कितनी लाइनें हैं? 7 7 लाइनें, इसलिए इसको क्या आ गया? 7 स्तंभ लेख। लाइनें कितनी है? वो लाइनें कितनी थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? 14 शिलालेख। 14 शिलालेख का मतलब 14 पत्थर नहीं है, 14 लाइनें हैं। 7 स्तंभ लेख का मतलब 7 पत्थर नहीं है, पत्थर तो 6 ही है, इसलिए तो 6 जगह से मिले हैं। हर पत्थर में 7 लाइनें हैं, इसलिए उसको 7 स्तंभ लेख आ गया। हाँ, उसके बाद गुहा लेख 4 है, वो 4 ही गुफाएं हैं। ओके। टोपरा हरियाणा में कौन सी जगह? टोपरा, ये दिल्ली हो गया। यूपी में जगह होगी मेरठ, यूपी में होगी मेरठ। बिहार में होगी एक तो होगी नंदनगढ़, नंदनगढ़ अरराज, एक हो जाएगी लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरराज जगह का नाम है। और एक होगी रामपुरवा, एक होगी रामपुरवा। रामपुरवा, ठीक है। एक यूपी में एक जगह और है कौशाम्बी। कौन सी? हो गए कि 6? देखना, दिल्ली छोड़ दो एक बार। एक टोपरा, दूसरा मेरठ, तीसरा कौशाम्बी, और 3 हो गए बिहार में। हो गए 6। एक हरियाणा, 2 यूपी, 3 बिहार। हरियाणा, यूपी, बिहार। करेंगे करेंगे, चिंता मत किया करो, सभी क्यों पढ़ाऊंगा मैं। हरियाणा, यूपी, बिहार। हरियाणा में कितने? बोलो जल्दी से। यूपी में, बिहार में 3। हरियाणा वाले का नाम टोपरा, यूपी वाला कौशाम्बी और मेरठ, बिहार वाला अरराज, नंदनगढ़, लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। नंदन राज राम, अरराज, ठीक है।
ये नाम है, जगहों के नाम है, 6 हो गए। अब एक राजा हुआ फिरोज शाह तुगलक। जब तुगलक वंश पढ़ेंगे, जब अपने पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अभी तो प्राचीन भारत चल रहा है, उसमें राजा अशोक हुआ था, उसके अभिलेख लिखवाए थे उसने, है ना, शिलालेख लिखवाए थे, फिर इनकी खुदाई हुई, शिलालेख मिल गए। अब जब मिडाइवल हिस्ट्री आएगी, फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक। अब इन लोगों की राजधानी क्या होती थी? दिल्ली। मुगल काल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गए, ज्यादातर अपनी राजधानी क्या रखते थे? अब ये कहां बैठा है? दिल्ली में। अब ये बैठा है दिल्ली में, कौन कहां बैठा है? कब पढ़ेंगे? तुगलक वंश में। कौन सा वंश? तुगलक वंश आएगा काफी टाइम बाद, अपने करेंगे क्लास में। ये कहता है ये जो टोपरा में इसका अभिलेख है ना, पत्थर पड़ा है जो स्तंभ लेख वाला, और जो मेरठ में पड़ा है, इसको उठा के दिल्ली में रखो लाके। इन दोनों को उठा के कहां पे रखो? तो टोपरा वाला और मेरठ वाला, इन दोनों को उठा के कहां रख दिया गया? किसने रखाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसलिए इसको कहा जाता है दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ। याद रहेगा कि टोपरा वाला भी दिल्ली आ गया, मेरठ वाला भी, ये दोनों दिल्ली आ गए फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है। अब यहां पे एक कौन सा है? यूपी में कौशाम्बी। कौन सा है? अब समय आएगा मुगल काल। मुगल काल में कौन आएगा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये कहेंगे ये जो कौशाम्बी वाला ना, कौशाम्बी वाला पत्थर अशोक का पत्थर है, इसको उठा के यहां पे रखो प्रयागराज में। ये वही प्रयागराज है जिसे हम इलाहाबाद बोलते हैं। ये वही प्रयागराज है जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, लेकिन सरस्वती अभी विलुप्त हो चुकी है, तो गंगा और यमुना का मिलन होता है प्रयागराज, कुंभ का मेला लगता है। तो कौशाम्बी वाला कहां रखवा दिया गया? किसके कहने पर? यह रहा आपका प्रयागराज वाला। इसे कौशाम्बी अभिलेख भी कहते हैं, इसे प्रयागराज अभिलेख भी कहते हैं। और इस अभिलेख के अंदर, इस अभिलेख के अंदर अशोक की एक रानी थी, रानी कारुवती। कारुवकी भी कहते थे, कारुवती भी कहते थे। कहते हैं बहुत अच्छी रानी थी, दान दक्षिणा बहुत करती थी। इसकी जानकारी पढ़ने को मिलती है, अशोक की पत्नी कारुवती की दान पुण्य की जानकारी पढ़ने को मिलती है। इसलिए इस अभिषेक को, इस अभिलेख को कारुवती अभिलेख भी कह दिया जाता है। क्या कहते हैं कौशाम्बी वाले को? बोलो। कौशाम्बी अभिलेख, प्रयागराज अभिलेख, क्योंकि पुराना नाम कौशाम्बी है, नई जगह कौशाम्बी। जानते हो कौशाम्बी? सुना सुना है क्या नाम? किसकी? वश की राजधानी है। वश, तेरे को कितना कैश चाहिए? कराए थे ना महाजनपद, तो कौशाम्बी से कहा रखा दिया? प्रयागराज रखा दिया। क्लियर है? और 3 काम पर, ये पहले भी बिहार में थे, अभी भी, और राजगढ़, नंदनगढ़, रामपुर। ये लोग क्या क्या करा दिया मैंने आपको? अशोक के 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख। अब लास्ट बात करते हैं 4 गुहा लेखों की। वैसे कहते हैं अशोक ने 3 करवाए थे, एक उसके पोते दशरथ ने कराया था। यह है कर्ण सुदामा, कर्ण चौपड़ जगह बिहार में। यहां पे पर्वतमाला है, बिहार में देखेंगे ना पर्वतमाला है, बराबर की पर्वतमाला। पर्वतमाला का नाम है क्या? बराबर पर्वतमाला। तो अशोक बौद्ध धर्म को मानने लग गया था। अशोक ने क्या किया? इस पर्वतमाला को तोड़ तोड़ के, कटाई करके यहां पे गुफाएं बना दी। क्या बना दी? और कहा कि जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, भिक्षु यानी सन्यासी, जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, जब भी उनको यहां से गुजरे और उनको आराम करना पड़ जाए, तो ये उनके लिए कुटिया का काम करेगी। वो यहां पे रह सकते हैं, अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। अशोक ने बिहार में बराबर पर्वतमाला को कटाकर 3 गुफाएं बनवाई थी। कहते हैं एक उसके बेटे, एक उसके पोते दशरथ ने बनवाई थी। तो टोटल कितनी है? 4 है, 4 गुफाएं हैं। और उन गुफाओं की दीवारों पर अशोक का इतिहास लिखा हुआ है, उस पर तो ही अपने पढ़ रहे हैं। ठीक है। उनका नाम क्या क्या है? एक जगह का नाम है करण चौपड़। क्या है? एक है सुदामा, ठीक है, एक है विश्व झोंपड़ी, और जो उसके पोते दशरथ ने बनवाई थी वो है लोमश ऋषि। कहा जाता है ये अशोक ने नहीं बनवाई,
अशोक के पुत्र दशरथ ने बनवाई थी। ये लो, इतना कर लो, ज्यादा करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, बाकी कल कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सम्राट अशोक के बारे में क्या क्या कराया है। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, 4 साल अपने भाइयों से युद्ध करता रहा। 269 ईसा पूर्व में उसने अपने 99 भाइयों को मारकर विधिवत रूप से अपना क्या कराया, राज्याभिषेक कराया। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग आक्रमण किया, हृदय परिवर्तन हो गया, 13वें शिलालेख में लिखा है। ठीक है, अब इसके जो शिलालेख है उनमें से एक तो अपने हैं 14 शिलालेख, कितनी जगहों से मिले हैं, 8। 2 तो पाकिस्तान मानसेरा और शहबाजगढ़ उत्तराखंड का, गुजरात का गिरिनार, महाराष्ट्र का सोपारा, आंध्र प्रदेश का अरैगुड़ी, उड़ीसा का धौलगढ़ और जोगढ़ और धौलगढ़, है ना, यहाँ से मिले। और 7 स्तंभ कितनी जगहों से मिले हैं, 6। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। इसे दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ क्यों बोला जा रहा है पता है, याद हो जाएगा कि ये कहाँ था, अब कहाँ पर आ गया, दिल्ली आ गया। मेरठ वाला भी दिल्ली आ गया, टोपरा वाला भी दिल्ली आ गया। एक अपना कुशाम्बी जो प्रयागराज में रखा गया। 3 बिहार वाले कौन से, अर राजगढ़, रामपुरवा, नंदनगढ़। 4 गुहा लेख, जिनमें से 3 किसके द्वारा है, अशोक, करण चौपड़, सुदामा, विश्व झोंपड़ी, लोमश ऋषि, दशरथ के द्वारा। क्लियर है, इतना याद कर लें।